बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों शो हो रहे होंगे। क्लास मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि मैं बाकायदा लेक्चर शुरू कर सकूँ। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री पार्ट 2, हिस्ट्री सेकेंड ईयर, तारीख पाकिस्तान सेकेंड ईयर की क्लास है। जो बच्चे तारीख पाकिस्तान पढ़ते हैं वो बैठे रहें और जो तारीख पाकिस्तान नहीं पढ़ते वो जा सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके जी जी बेटा जी, चलें जी शुरू करते हैं। हम इससे पहले दो गुज़राए आज़म के बारे में बात कर चुके थे। उसके बाद अब आते हैं हम पेज नंबर 87 के ऊपर मोहम्मद अली बोगरा के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद अली बोगरा की वज़ारत उज़्मा के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल 1953 से लेके 11 अगस्त 1955 तक ये वजीर आजम रहे। ये वही दौर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे इससे पहले। अभी मुताले पाकिस्तान में भी मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया और अपने लास्ट लेक्चर में मैंने बड़ी तफसील से बताया था कि ये वही दौर है जब गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं, मलक गुलाम मोहम्मद साहब, ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन चुके हैं। और ये इनका सियासी बैकग्राउंड तो है नहीं। जब सियासी बैकग्राउंड है नहीं, सियासत से ना बलद हैं, तो फिर इन्होंने अपनी मर्जी से अपनी एक इजारादारी बना दी थी। जब दिल करता, जिसको दिल करता, जहाँ पे लाभ, जहाँ मर्जी का लाभ बिठाते और जिसको दिल करता उसे हटा देते। हाजा नाज़मुद्दीन को बरतरफ कर दिया गया और हाजा नाज़मुद्दीन के लिए बाकायदा तौर पे एक पूरी ग्राउंड बनाई गई उन्हें बरतरफ करने की। हमने ये लास्ट लेक्चर में बड़ी तफसील से पढ़ा था। जो लास्ट हमने रिलीजन का लेक्चर किया था उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बड़ी तफसील से आपको बताया था कि हाजा नाज़मुद्दीन साहब को क्यों बरतरफ किया गया। हाजा नाज़मुद्दीन साहब को बरतरफ करके गुलाम मोहम्मद साहब ने एक बंदा ला के बिठाया जिसका कम से कम सियासी बैकग्राउंड तो था, लेकिन उनका सियासत से हाल की घड़ी में ताल्लुक नहीं था। अमेरिका में सफीर थे मोहम्मद अली बोगरा साहब, उन्हें वजीर आजम बना दिया गया। वो कोई एमएनए नहीं थे, कोई एमपीए नहीं थे, उनका दस्तूर साल असम्बली में रुकनीयत ही नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि बस उन्होंने अपनी पसंद के तहत इन्हें अमेरिका से मंगवाया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया मुल्क का। अब ये पहली दफा हो रहा था कि इलेक्टेड की बजाय सेलेक्ट किया गया, तो उन्होंने एक बंदा बाहर से बुलाया और लगा दिया। लोगों ने इतराज किया, लेकिन मलक गुलाम मोहम्मद साहब इतने एक मंझे हुए, एक आप उससे साजिशी कह लें, उनका कुछ किरदार इस तरह का बन चुका था कि वो महलाती साजिशों में इतने माहिर हो चुके थे कि कोई भी उनके सामने सर उठाने की जरूरत नहीं कर रहा था। ये वो दौर है। लेकिन फिर भी एक थोड़े बहुत एतराज़ात को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि बोगरा साहब को सफारतकारी से, मैंने बताया ना कि वो अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे, वहां से सफारतकारी से हटा के उन्हें पाकिस्तान की वजारत उज़्मा दे दी। वजारत उज़्मा देने के लिए मैंने जिक्र किया कि वो पार्टी मेंबर तो थे नहीं, वो दस्तूर साज़ असम्बली के रुकन भी नहीं थे, तो यूं उन्हें वजारत उज़्मा नहीं मिल सकती थी। तो उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग की जो असम्बली के अंदर पार्टी थी उसकी सरबराही इन्हें दिलवा दी, मोहम्मद अली बोगरा साहब को। मोहम्मद अली बोगरा साहब को वो सरबराही दिलाई और इतनी ज्यादा उनका होल्ड बना दिया कि जल्द ही उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो एक सियासी जमात थी उसका सरबराह बना दिया गया। पूरे मुल्क की जो मुस्लिम लीग की पार्टी थी उसका सरबराह बना दिया गया।
मोहम्मद अली बोगरा का ताल्लुक बंगाल से था और इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद सोहरावर्दी साहब के ज़ेरे साया अपनी सियासत का आगाज़ किया था। जब पाकिस्तान बन गया तो इन्हें सबसे पहली जो जॉब दी गई है, जो ड्यूटी दी गई, वो सफारतकारी की ही ड्यूटी थी। ये बर्मा में पाकिस्तान के सफीर रहे, म्यांमार मौजूदा म्यांमार है, रोहिंग्या भी कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वहाँ पर ये पाकिस्तान के सफीर रहे, फिर उसके बाद कनाडा में सफीर रहे। उसके अलावा ये अमेरिका में इनकी सफारत थी, सफारतकारी कर रहे थे जब इन्हें बुलाया गया। इन्हें अमेरिका से बुलाने का बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी थी कि इनकी अमेरिकन लॉबी के साथ या अमेरिकन हुकूमत के साथ एक अच्छे ताल्लुकात या मगरब के साथ अच्छे ताल्लुकात बन चुके थे। तो ये वो दौर है कि जब हम फैसला कर चुके थे। हमने इब्तदाई लेक्चर्स में एक बात डिस्कस की थी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फॉरेन पॉलिसी या हारजा पॉलिसी के मुतालिक बात करते हुए ये कहा था कि हम किसी एक ब्लॉक से मुंसलिक नहीं होंगे। ब्लॉक से मुराद बताता जाऊं कि उस वक्त दो ब्लॉक थे दुनिया में, एक रशियन ब्लॉक और एक अमेरिकन ब्लॉक। रशियन ब्लॉक को कम्युनिज्म से मुतल्लिका ब्लॉक कहा जाता है, जो कम्युनिस्ट मुल्क वो थे जहाँ पर कम्युनिज्म जारी था, और उसके मुकाबले में वेस्टर्न ब्लॉक था जिसमें अमेरिका वगैरह थे शामिल थे। तो कायद-ए-आज़म ने कहा था कि हम किसी ब्लॉक से वाबस्ता नहीं होंगे। लेकिन लियाकत अली खान साहब का जब हमने पार्ट डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि हमारे पास ऑफर मौजूद थी दोस्ती की रशिया की तरफ से, लेकिन वही कम्युनिज्म की मुखालफत में और कुछ डॉलरों की चमक में और कुछ और असर और रसूख की बुनियाद पर हम अमेरिका चले गए। तो जब ये उसके बाद हाजा नाज़मुद्दीन साहब आए और हाजा नाज़मुद्दीन साहब के बाद मोहम्मद अली बोगरा साहब को बाकायदा तौर पर इसी वजह से ले आया गया कि इनके उस लॉबी के साथ अच्छे ताल्लुकात, और इसके हमें बहुत सारे जो समरात हैं वो आने वाले वक्त में नजर भी आए। कैसे नजर आए कि हमें जो हाजा नाज़मुद्दीन साहब ने वेस्ट के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ जो गंदम का माहिदा किया था, जो इमदाद की सूरत में या जो हमें कर्ज की सूरत में, ये वो दौर है जब हमारा नहरी पानी बंद हो चुका था और हमारा मुल्क जो है ना वो कहत की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान में एक बड़ा वाला कहत जारी हो चुका था और हमें गंदम की जरूरत थी, हमें इनफैक्ट पैसों की जरूरत थी। तो अमेरिका ने या वेस्ट ने क्या किया, उस मजबूरी से फायदा उठाते हुए हमें कर्जा दिया, लेकिन गंदम की सूरत में। तो वो गंदम भी हमारे मुल्क में इनकी बातचीत की वजह से पहुंचनी शुरू होगी। उसके बाद कनाडा भी इसमें शामिल है। उसके बाद पाकिस्तान की जो पूरी तरह पॉलिसीज हैं वो मगरब से मुंसलिक कर दी गई। मगरब वेस्ट के साथ, मगरब में मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ, ये अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये जो ब्लॉक था इसके साथ हमने मुंसलिक कर दिया। हमें फिर दफाई मकासद के लिए इन्हीं मुल्कों से ही मदद मांगनी थी, क्योंकि भारत तो आपको मानने वाला नहीं था। भारत आपको बार बार धमकियां दे रहा था जंग की, पानी भी रोक लिया गया आपका, आपके बड़ी तादाद में मुहाजिरीन भी अभी तक भेजे जा रहे हैं। उसके अलावा आपके वो जो रिजर्व बैंक में आपके जो पैसे मौजूद थे उनको देने में भी लीतो लाल से काम लिया जा रहा है। तो ऐसे कमजोर रियासत के ऊपर जंग मुसल्लत करना मतलब तबाही थी। तो फिर जरूरत पड़ गई थी किसी बड़ी ताकत के साथ हमें मुंसलिक होने की। यहाँ पे एक तबका, एक स्कूल ऑफ थॉट इस ब्लॉक के साथ मुंसलिक होने को गलत करार देता है, तो वहां पे हमें इस ब्लॉक की वजह से बहुत सारे फवायद भी हुए। उनमें से जो सबसे पहला जो 1954 में मुआहिदा था इनका, दफाई मुआहिदा सीटो, उसमें पाकिस्तान शामिल हो गया। उसके बाद अगले ही साल 1955 में माहिदा बगदाद, जिसमें ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और बरतानिया ये ममालिक शामिल थे। पाकिस्तान इनमें भी शामिल हो गया, और बाद में इराक में जब एक इनकलाब आया तो इराक इससे अलग हुआ, तो इस माहिदा को सेंटो का नाम दे दिया है। तो ये मशहूर सीटो और सेंटो के नाम से है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, आपको पता होना चाहिए सीटो और सेंटो क्या है। तो पाकिस्तान इनमें शामिल हो गया। इन माहिदात के तहत ना सिर्फ पाकिस्तान को फनी मदद फराहम की गई दिफा के लिए,
हथियार फराहम किए गए बल्कि ट्रेनिंग भी फराहम की गई। तो ये वो दौर है जब पाकिस्तान ने अपना दिफा मजबूत करना शुरू किया। ये एक इसका पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि भारत ने इस तमाम इरा में ये जो दौर शुरू हो चुका था, भारत ने बहुत दफा जंग की धमकी दी और अमेरिका और बरतानिया ने जैसे इसी मगरबी ब्लॉक ने अपने असलो रसूख से कहा जाता है कि 65 की जंग से पहले पहले 3 दफा ये जंग जो है भारत के साथ पाकिस्तान की जंग 3 दफा जो है वो इस सीटो सेंटो मायदे की वजह से टली है। क्योंकि सीटो सेंटो मायदे के मुताबिक बहुत सारी चीज़ों को अगर हम छोड़ें और मुफ्तल डिस्कस करें तो इन मायदात के तहत इन मुल्कों का आपस में ये इत्तफाक था कि एक मुल्क के ऊपर हमला इन दूसरे मुल्कों के ऊपर भी हमला सब किया जाएगा और मिल के जो है हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा, ये जो मायदे थे इनके तहत एक और मसला ये भी हुआ कि हम जहाँ पे खुद सिक्योर हुए वहां पर हम बिल्कुल अमेरिका के हाथों में कठपुतली भी बन गए। अब अमेरिका को एक ब्लॉक चाहिए था, एक दीवार चाहिए थी इस हिस्से में, एशियाई हिस्से में, जो कि वो रशिया के खिलाफ यूज कर सकता था। वो उससे पहले भारत को ऑफर की और भारत ने गैर जानबदार रहने को तरजीह दी। भारत ने जब इनकार कर दिया तो आसान हदफ पाकिस्तान था। तो यूं पाकिस्तान को इस मकसद के लिए यूज किया गया। पाकिस्तान को इमदाद, फंड, फौजी मावनत, हथियार, टेक्निकल सपोर्ट, तरबियत, ये सारी काम तो की गई, लेकिन इस सारे का नुकसान ये हुआ कि जितने कम्युनिस्ट ममालिक थे उनके साथ हमने दुश्मनी मोल ली थी। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन कम्युनिस्ट ममालिक ने फिर भारत की मदद करना शुरू कर दी, जिसमें रशिया सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। और रशिया की जो दोस्ती थी भारत के साथ उसका शाखसाना हमें 65 की जंग में तो हमें देखना पड़ा ही पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हमें हुआ वो हमें 71 की जंग में हुआ, जब खुल्लम खुला रशिया ने भारत की मदद की और हम एक मुल्क के हिस्से से अलग हो गए। ये आपको सारा एक इसका मैंने बैकग्राउंड बताया, जो कि हमने मगरबी ब्लॉक से मोहम्मद अली बोगरा साहब के दौर में बाकायदा तौर पर मुंसलिक होने की वजह से जो हमें फवायद और नुकसान देखने पड़े। नेक्स्ट आते हैं, जो मोहम्मद अली बोगरा साहब ने के क्रेडिट में एक चीज जाती है, वो है सबसे बड़ी जो चीज है वो दस्तूर साजी की तरफ एक बाकायदा तौर पर एक कंसेंसस के साथ एक बढ़ोतरी है, आगे जाना है। मोहम्मद अली बोगरा साहब ने एक फार्मूला फराहम किया हुकूमत साजी का। इससे पहले क्या हुआ कि हमने देखा कि दो बुनियादी असूलों की कमेटी ने 2 रिपोर्ट दी थी, एक लियाकत अली खान साहब और उसके बाद फिर जो था खाजा नाज़मुद्दीन साहब के दौर में। इस दौर में इन रिपोर्ट्स के ऊपर कड़ी तनकीद आई। लियाकत अली खान साहब हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं। जब खाजा नाज़मुद्दीन साहब को बहुत ज़्यादा इस्लामी दबाव के बंदे थे और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये जी मौलवियों की शहर के ऊपर टोटली एक ऐसा का कोई निज़ाम लाना चाह रहे हैं, लिबरल उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। और उधर इवन मौलवी भी या फिर मौलवी अगर थोड़ा सा और लफ्ज़ लगता है, उलमा हज़रात भी जो है वो भी उनके इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये एक लिबरल किस्म का कानून लाना चाह रहे हैं, आइन लाना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। फिर मजीद ये कि एक पंजाबी बंगाली वाला भी वो इशू था, जिसकी वजह से खाजा नाज़मुद्दीन साहब को जो है वजारत से हाथ भी धोना पड़े। ये सारे इंतशार मौजूद थे। ऐसे में एक जो मोहम्मद अली बोगरा साहब ने एक फार्मूला पेश किया, जिसके ऊपर तमाम पार्टियों का के साथ मुशावरत के बाद उन्होंने फार्मूला पेश किया हुकूमत साजी का, जिसकी वजह से मुल्क में इंशाअल्लाह कदरे कम हुआ। वो फार्मूला क्या था? फेडरल मजलिस कानून साज 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगी। इसको जो अभी भी हमारे यहाँ वही है, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरीन। आपको याद है ना, मैंने बताया था कि ऐवान बाला सेनेट को कहते हैं और ऐवान ज़ेरीन जो कौमी असम्बली को कहा जाता है। ठीक है, उसके अरकान की तादाद कुछ हमने इस तरह मुकर्रर की, हमने नहीं, मोहम्मद अली बोगरा साहब ने इस फार्मूला में कुछ हिस्सा दी कि मशरकी पाकिस्तान, ऐवान बाला की हम पहले बात करते हैं। मशरकी पाकिस्तान में के
टोटल जो है टोटल ऐवान बाला के मेम्बरान 50 होंगे, जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान, पंजाब, सिंध और हैदपुर, सरहद कबायली इलाके और सरहदी रियासतें, और बलोचिस्तान, बलोचिस्तान स्टेट यूनियन, बहावलपुर और कराची, इन सब की तरफ से 10-10 अरकान आएंगे और यूं ये कुल मिला के 50 अरकान बनेंगे ऐवान बाला। अब ऐवान ज़ेरी में आबादी के लिहाज से अरकान डिवाइड किए गए। वो कुछ इस तरह थे कि मशरक़ी पाकिस्तान यानी कि जो आपका मौजूदा बांग्लादेश है, ये आबादी के लिहाज से काफ़ी बड़ा पोर्शन था, तो इसको अकेले को 165 अरकान दिए गए। ये 1 यूनिट था, एक ही उसमें उसके सारे इलाके को 165 अरकान दिए गए। पंजाब की तरफ से 75 अरकान आएंगे, सिंध और हैदपुर से 19 आएंगे, सरहद और कबायली इलाके और सरहदी रियासतें, ये सारे इनकी तरफ से 24 अरकान होंगे। बलोचिस्तान की जो रियासतें हैं और बहावलपुर रियासत, अलग से रियासत अभी तक मौजूद थी, और कराची, यहाँ से 17 अरकान आएंगे और ये कुल मिला के 300 अरकान बनेंगे। यूं अगर हम बात करें जो मशरक़ी पाकिस्तान है, उसकी टोटल अरकान ऐवान ज़ेरी की 165 और ऐवान बाला के 10 मिलाए तो 175 बनते हैं। इसी तरह बाकी जो मगरबी पाकिस्तान है, इसके तमाम के अरकान वही जो मैंने 10 और 75, 10, 19, 10, 24, 10, 17 इनको मिलाएं तो ये भी 175 ही बनते हैं। यूं यानी कि 175 कुल 350 अरकान बने। यूं एक बड़ा बैलेंस किस्म का जो है एक फार्मूला दिया गया अरकान असम्बली को नामजद करने के लिए। ठीक है, इसकी कुछ जो नुमाया पहलू थे मोहम्मद अली बोगरा के फार्मूला के नुमाया पहलू थे, उन्हें डिस्कस करते हैं। वो था सबसे पहला कि ऐवान बाला का इंतखाब कैसे होगा। तो ऐवान बाला का इंतखाब मैं बताता चलूं इसके वाले बच्चों के लिए कि इस वक्त हम पेज नंबर 88 के ऊपर है और ये हेडिंग्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बुक में से हेडिंग्स बनाई गई हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप खुद अपनी बुक के ऊपर अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसी पैराग्राफ में से है ये। सबसे पहले है कि ऐवान बाला का इंतखाब किस तरह किया जाएगा। वही सेनेट का इंतखाब कि मुख्तलिफ सूबों की मजालत से कानून साज, जो सूबों की सूबाई मजालत से कानून साज हैं वो करेंगे। जहाँ पर सूबाई मजलिस मौजूद ना थी उसके लिए एक अलग तरीका बनाया जाएगा। यानी कि रियासत है, रियासतों में तो सूबाई कानून साजी नहीं है, रियासत के तो अपने तरीके हैं, वहां से बंदे कैसे आएंगे उसके लिए जो दस्तूरिया है, मुकन्नना है या कानून साज असम्बली है, ये देखेगी कि यहाँ से सेनेट के अरकान कैसे लाए जाएंगे। मुश्तरका इजलास बुलाया जा सकता है। सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो सेनेट और कौमी असम्बली इन दोनों का मुश्तरका इजलास कुछ मखसूस हालात में बुला सकता है। वो कैसे बुला सकता है। सदर का अपना इंतखाब करना है, सदर को मुंतखब करना है, तो तब भी जो मुश्तरका इजलास से बुलाया जा सकता है। इसके अलावा अगर वज़ीर आज़म या हुकूमत की जो कैबिनेट है, काबीना है, या इवन वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक चलानी है तो सदर ही बुलाएगा। सदर के पास ये इस्तेहकाक होता है, सदर के पास ये राइट होता है कि वो मुश्तरका इजलास बुलाए और उसके बाद वोटिंग करवा ले। अगर दोनों ऐवानों में इख्तिलाफ हो जाए तो उसका, दोनों ऐवान कौन से, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी, उसका फैसला करने के लिए भी सदर जो है वो बुला सकता है, मुश्तरका इजलास बुला सकता है। मैंने आगे जिक्र किया कि 175 सीट मगरबी पाकिस्तान के पास और 175 मशरक़ी पाकिस्तान के पास आई हैं, तो ये मसावात का एक असूल था जो इन दोनों इलाकों के दरमियान जो इख्तिलाफात चल रहे थे। लोग कहते हैं ना कि 1971 में पाकिस्तान अलग हुआ, लेकिन उसके लिए एक शेर है जिसका कुछ लाइन है कि वक्त करता है परवरिश सदियों, हाथ से यकदम रूनुमा नहीं होते, कुछ ऐसा ही शेर है। तो ये कोई 1971 का वाक़या नहीं, ये उससे पहले ये मसाइल चल पड़े थे। तो ये उसको वक्ती तौर पर
कम करने में या इसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए फायदेमंद साबित हुआ कुछ हद तक। उसके बाद है इस मुकन्नना ने, इस दस्तूरिया ने या मोहम्मद अली बोगरा साहब के इस फार्मूले के तहत इन्होंने एक डेट दे दी कि जल्द हम कोशिश करेंगे कि 25 दिसंबर 1954 तक जो हमारा आइन है हम उसे बना लेंगे, हम उसे पास करवा लेंगे। आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि अभी तक पाकिस्तान का अपना आइन पास नहीं हुआ था। अभी तक हम वही अंग्रेज के आइन को मुनासिब अमेंडमेंट करने के बाद उसे ही यूज कर रहे हैं। ये 1953 से 1955 का दौर आ चुका है। 1947 का पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और आप खुद हिसाब निकालें इतना वक्त गुजर गया और अभी तक हमने आइन बनाने के लिए कोई खास करारदाद मुकासर के अलावा कोई खास हमने पेशरफ की नहीं है। हम लोग अंदरूनी शोरशों में, महल्लाती साजिशों में और वज़ीर आज़म वुज़रा आज़म अगर तब्दील करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, वुज़रा आज़म की तब्दीली में हम जुटे हुए थे। ठीक है, तो अभी तक हम कोई आइन बनाने में कामयाब ना हो सके। फिर क्या हुआ कि मोहम्मद अली बोगरा साहब के दौर में ही 1954 में मोहम्मद अली बोगरा साहब आए थे 1953 में, 17 अप्रैल 1953 को आए। 1954 में मशरकी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। अच्छा, मशरकी पाकिस्तान के इलेक्शन भी ना एक बहुत बड़ी जो तब्दीली थी या इस सूरत हाल को वाज़ह करने में बहुत बड़ा उनका भी किरदार था। ये इलेक्शन इसमें हिंदुओं की या कांग्रेसी लीडर्स की या भारत की एक बहुत बड़ी साजिश तो पिन्हा ही थी, या हिंदू जो वहाँ पे कम्युनिटी थी उसका रोल और हिंदू असातिज़ा का रोल, ये बहुत बड़ा मैटर रखता था कि वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे और सियासी लीडरान भी वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे काम कर रहे थे। लेकिन इससे बड़े वाज़ह अंदाज में एक सियासी सूरत हाल क्लियर कर दी पाकिस्तान के बारे में, मुस्लिम लीग के बारे में, मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के बारे में और सियासी सूरत हाल के बारे में। मुस्लिम लीग बड़ी बुरी तरह से मुस्लिम लीग को शिकस्त हुई। 309 के अवान में मुस्लिम लीग को सिर्फ 9 नशिस्तें मिली थी। उसमें से भी एक आज़ाद मुल्क रुकन फजल कादर चौधरी साहब हैं, वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए तो ये कुछ सीटें उन्हें मिल गई, वरना मुस्लिम लीग के पास ये कुछ भी नहीं था। मुस्लिम लीग की बड़ी बुरी तरह बांग्लादेश में, नहीं मैं सिर्फ पाकिस्तान कहूँगा, अभी तक बांग्लादेश में ही था। यहाँ पर मुस्लिम लीग को बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ग्रैंड अलायंस बना था, जो कि एक मुत्तहिदा महाज बना था इस मुस्लिम लीग के खिलाफ और मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ, इसने मुनज़्ज़म तौर पर कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी। जो वहाँ पर मुहाजिर लोग थे, जो इंडियन साइड से, इंडियन बंगाल की तरफ से हिजरत करके वो लोग आए थे, उन लोगों के खिलाफ तो ये फसादात शुरू हो गए मुल्क में मगरबी पाकिस्तान में फसादात शुरू हो गई। ये फसादात जो थे, ये मैं आगे जिक्र किया ना कि ये वही फसादात है जो आगे लीड किए, जिन्होंने रास्ता दिखाया आने वाले वक्त में एक अलग रियासत की तरफ या एक अलग मुल्क का इन्होंने राह हमवार की। ये वही फसादात थे जिनमें बंगाली स्टूडेंट्स को उनके हिंदू असातिज़ा ने माइंड ब्रेन वॉशिंग करनी शुरू कर दी, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ और अपने हुकूक के लिए उभारना शुरू कर दिया। फिर पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान की मैं बात करूँ, उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो काम करना शुरू हो गए। तो ये बड़े बाकायदा तौर से मुनज़्ज़म तौर पर ये काम होने लगा। इस चीज़ को रोकने के लिए फौरी तौर पर मलिक गुलाम मोहम्मद जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे मुत्तहिदा पाकिस्तान, मैं बार बार ये चीज़ इस वजह से मेंशन करता हूँ कि अक्सर औकात हम भूल जाते हैं कि बांग्लादेश तो 1971 में वजूद में आया, उससे पहले ये मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान ही था। ठीक है जी, तो मशरकी पाकिस्तान में जो गवर्नर जनरल थे हमारे उस वक्त मुत्तहिदा पाकिस्तान के,
मलक गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा साहब की ईमा के ऊपर उनके मशवरे के साथ गवर्नर राज लगा दिया और सिकंदर मिर्जा को मशरकी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। उन्होंने जाके वो जो पार्टी जो थी, जो बनाई गई थी कम्युनिस्ट पार्टी, जो एक मुत्तहिदा महाज बनाया गया था, उसको खिलाफ कानून करार दिया। गवर्नर राज में तो वही मिनोपली बन जाती है ना, एक बंदे के पास सारे इख्तियार आ जाते हैं, वो जो चाहे वो क्या चाहे क्या तो सफेद चाहे तो सफेद तो क्या चाहे कर सकता है, वो दिन को रात कहे और रात को दिन कहे गवर्नर। तो यही हिसाब तो गुलाम मोहम्मद साहब इधर मगरबी पाकिस्तान में भी कर रहे थे। वहां पर सिकंदर मिर्जा साहब ने जाते साथ इस पार्टी को खिलाफ कानून कहा और गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी। बहुत सारे लोग भारत चले गए, उसमें से क्योंकि बड़ा ओपन बॉर्डर है, क्लियर जमीनी रास्ता है, भारत चले गए और उन्होंने भारत में बैठकर वो साजिशें करनी शुरू कर दी पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि बाद में बांग्लादेश बनने का मौजब बनी और एक बड़ी बुरी पाकिस्तान की शिकस्त उस सूरत में हमें मिली। अब क्या हुआ कि इधर जो मरकजी दस्तूरिया थी, दस्तूर साज असम्बली थी, इसमें मलक गुलाम मोहम्मद साहब, मैंने आगे जिक्र किया ना, गवर्नर जनरल है पाकिस्तान के, इख्तियारात उनके पास है, महलाती साजिशों में वो माहिर है, अपने जो मुखालिफिन सियासी रहनुमा थे उन्हें भी उन्होंने कोशिश की हुई थी कि किसी न किसी तरह दबा दिया जाए, सीट्स और वजारतें चेंज करने की वजह से लोग अब डरने लग पड़े थे। तो इसके बावजूद एक तबका था, बहुत बड़ा तबका था सियासी रहनुमाओं का, जो इसके खिलाफ थे, तो गुलाम मोहम्मद साहब के खिलाफ थे। हाजा नाज़मुद्दीन की वजह से उनकी बदतहसी, जो हमारे साबका वज़ीर आज़म थे, दूसरे वज़ीर आज़म, तो एक तरह ही पैदा हो गई थी, वो भी खत्म नहीं हुई थी कि फजलुर रहमान साहब ने जो एक ग्रुप बना लिया, जैसे आजकल के दौर में हम एक कहते होते हैं फ्रंट लाइन ग्रुप, एक फॉरवर्ड ग्रुप कह दें, फ्रंट फॉरवर्ड ग्रुप कह दें, वो एक बना दिया। और गुलाम मोहम्मद साहब दारुल हुकूमत से कभी कहीं बाहर गए तो उन्होंने एक कानून पास करवा के गवर्नर जनरल के इख्तियारात को कम कर दिया। असेंबली से उन्होंने गवर्नर जनरल की गैर मौजूदगी में उसको नकेल डालने के लिए, उसके इख्तियारात को महदूद करने के लिए एक लॉ पास करवा दिया। लेकिन ये लॉ पास होने की वजह से एक अब सियासत मजीद महलाती साजिशों में बढ़ गई कि एक तरफ गुलाम मोहम्मद और उसकी पास थी पावर, उसकी ताकतें थी, और दूसरी तरफ सियासी रहनुमा थे जो कि रियल वारिस थे इस हुकूमत के। गुलाम मोहम्मद ने भी अपने तमाम मोहरे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, अपने स्पेशल इख्तियारात यूज करते हुए उन्होंने कुछ सियासी लीडरान को भी आज़ाद करवा लिया और वापस जिनमें अयूब कोड़ो, हमीदुल हक चौधरी और फजलुल्लाह थे, उनको दोबारा सियासत में ले आए। ये वो लोग थे जिनके ऊपर सियासत में पाबंदी लग चुकी थी, जेल वगैरह थी। अब दस्तूर तकरीबन बन चुका था। इस असेंबली में अपने टारगेट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जी हमने 1954 में 25 दिसंबर को ये कानून जो है वो नाफिज करना है, लेकिन सिर्फ उससे 2 माह कबल ही गुलाम मोहम्मद साहब ने इस दस्तूरिया को तोड़ दिया और उधर क्या बनाया कि ये लोग जो है ये दस्तूर को वैसे ही लंबा कर रहे हैं, इसका नफाज और मुल्क में दस्तूर को नाफज करना इंतहाई जरूरी है। तो इस वजह से ये मैं असेंबलियां तोड़ के नई असेंबली बना दूं, गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार नहीं। अच्छा, ये असेंबली तोड़ के उसने दोबारा मोहम्मद अली बोगरा को ही कहा कि नई हुकूमत भी तुम ही बनाओ, और इसके साथ एक और काम किया जो कि पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा संगे मील साबित हुआ। आप इसे बुरा ही कहेंगे कि इसने हुकूमत में वजीर दफा हाजिर सरहद जो है जनरल अयूब खान साहब, उन्हें शामिल कर दिया, मेजर जनरल
सिकंदर मिर्जा को हुकूमत में शामिल कर लिया, और यूं ये लोग इसने फौज का हुकूमत में या सियासत में दाखिला लीगल बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मौलवी तमीजुद्दीन साहब ने, जो कि उस वक्त स्पीकर थे, उन्होंने कराची अदालत में जो है वो हाई कोर्ट में इस फैसले को, असेंबली तोड़ने के फैसले को चैलेंज किया, लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब ने फेडरल कोर्ट में अपील की, और फेडरल कोर्ट के साथ मिली भगत करके उन्होंने फनी बुनियादों पर इस कानून को कलअदम करार दे दिया। यानी कि वो जो और बनाया क्या, जिसके तहत सिंध चीफ ने वो मुकदमा सुना था, उन्होंने कहा जी मुकदमा तो सिंध वाला जो जज है वो तो सुन ही नहीं सकता था, क्योंकि वो लॉ जिसके तहत सिंध अदालत को, सिंध हाई कोर्ट को ये मुकदमा सुनने की इजाजत मिलती है, उसके ऊपर गवर्नर जनरल के सिग्नेचर ही नहीं थे। आपको पता है ना कि अभी भी मुल्क में लॉ उस वक्त तक पास नहीं होता जब तक सदर उसके ऊपर साइन ना करे, तो गवर्नर जनरल के साइन ही नहीं है। तो यहाँ पे एक नई बहस शुरू होगी कि गवर्नर जनरल के साइन तो बहुत सारे कवानीन के ऊपर नहीं है, तो वो सारे ही कवानीन अब रिजेक्ट हो गए। तो ये एक नई बहस शुरू होगी, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप क्लास रूम में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।